स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग FT7 का डिस्कशन। और अपने पास जो क्वेश्चन है पहला वो है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में अपन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपसे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है और हम लोग जानते हैं बेस स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है आपके पास। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में कैसे देखते हैं कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी और उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर इसके साथ बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। जैसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो अपने पास क्या है, एक है NH2 ये है, दूसरे वाले में अपने पास जो है वो है NH2 में यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो है क्लोरीन। तीसरे वाले में जो अपने पास ग्रुप लगा है वो है OCH3 एंड लास्ट वाला जो अपने पास है उस पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो है NO2। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा तो ये जो है आपके पास जो Cl है ये क्या लगाएगा, स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा और थोड़ा बहुत क्या लगाएगा, +M, जबकि हम लोग जानते हैं ये डोमिनेट करता है -I इसका, है कि नहीं। और यहाँ पर जो लोन पेयर है ये क्या लगाएगा, ये +M लगाएगा और NO2 जो है ये स्ट्रॉन्ग -M लगाएगा। तो बताइए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ आपके पास, +M के पास, तो इसका सबसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, मॉलिक्यूल नंबर 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर किसका होगा, तो उसके बाद अपने पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर -I स्ट्रॉन्ग, इस पर -M है। तो आप बोलोगे सर इस पर कोई भी इफेक्ट विड्रॉइंग वाला नहीं लग रहा है, उस पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर 1 का क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग अगर देखेंगे तो अपने पास 2 बचता है, एक 2 और एक 4। तो ये ज़्यादा विड्रॉइंग है, ये कम विड्रॉइंग है, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा एंड देन लास्ट अपने पास 4 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 इज C। तो C करेक्ट ऑप्शन जो अपना C हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास देखने को मिल रहा है कि आपके पास अल्कीन है और इसमें हम लोगों ने BD3THF H2O2 और OH डाला है। यानी हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल फॉलो करेंगे। और अगर एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल फॉलो करेंगे तो क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पता ही है, साइड में OH जुड़ता है। तो आप देखोगे साइड में OH किस में है, साइड में OH किस में है, इस वाले ऑप्शन में, बाकी में तो है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सर आप बोलोगे सर यहाँ BD3 दिया है तो अपने पास क्या होता है BS3, ये आइसोटोप दे दिया है, तो आपको D कहाँ जोड़ना होगा, तो इस वाले पे क्या आ जाएगा OH और इस वाले पे क्या आ जाएगा D, है ना। तो आपका आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, तो इसमें अगर आप क्या डालोगे, ऐसा BD3 डालोगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ये फर्स्ट रिएजेंट है अपने पास, और दूसरा रिएजेंट है अपने पास H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH पे कौन जुड़ गया D और इधर CH2 पे कौन जुड़ जाएगा OH। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B जो है आपका वो करेक्ट आंसर है ना। अब आप ऐसा सोच सकते हो सर यहाँ D कैसे आया, तो आपको अगर मैकेनिज्म थोड़ा याद होगा तो मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो CH2 है और यहाँ से जो B है, D है और D है और ये जो D है, तो क्या होता है कि यहाँ इसके बीच ऐसा बॉन्ड बन रहा होता है, इसके बीच ऐसा बॉन्ड बन रहा होता है, इसके बीच ऐसा बॉन्ड टूट रहा होता है ना, और यहाँ पर ऐसा बॉन्ड टूट रहा होता है। इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आप देख सकते हो ये वाला D जो है वो इससे जुड़ रहा है और बाकी ये जो है इससे जुड़ रहा है, जो फर्दर रिएक्शन करता है H2O2 के साथ और यहाँ पे OH आ जाता है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म कुछ होता है। तो मैं उतना डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, आपको पता है एंटी मार्कोनी कॉफ्स होता है, तो एंटी मार्कोनी कॉफ्स के अकॉर्डिंग OH जोड़ दिया और बगल वाले पे कौन जोड़ दिया, D जोड़ दिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है अपना ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा है कि एक कंपाउंड दिया है CH3 CH Cl CH Br CH OH और CH3 और आपसे पूछा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, ये भी क्या है सर, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी क्या है सर, कायरल सेंटर है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो 2 to the power 3, यानी आंसर जो है वो आपका 8 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 8 क्या है, ऑप्शन नंबर C जो है ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 49। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस।
अल्कीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइन से इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये बिल्कुल सही बात है, अल्कीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भी आपके पास क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, उस पर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है HBr रिएक्ट्स बाय आयनिक मैकेनिज्म विथ आइसोब्यूटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, यानी परऑक्साइड। आपको याद होगा HBr के साथ जब हम लोग परऑक्साइड यूज़ करते हैं, जो खरास इफेक्ट भी जाना जाता है या परऑक्साइड इफेक्ट भी जाना जाता है, तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, ना कि कार्बोकेटायन बनेगा, ना कि कोई आयनिक जैसा आपको वहाँ पर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये बिल्कुल बात क्या है, गलत लिखी हुई है कि HBr जो है वो आयनिक मैकेनिज्म शो करेगा। जी नहीं, आप क्या जानते हो कि वो क्या शो करता है, सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। वही अगर आप लास्ट स्टेटमेंट में जाओगे तो X2Cl2Br2 वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विद अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, बिल्कुल सही बात है। हैलोजिनेशन जो है, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आपके पास ये है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जिसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो बिल्कुल ये थर्ड अपना फोर्थ वाला भी क्या है, सही है। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि पहला लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, ऑन द एटम डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो आप बोलोगे सर जो भी आपके पास ग्रुप है, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, तो इस ग्रुप पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और यही लोन पेयर वाया रेजोनेंस क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लोन पेयर होना चाहिए। बस आपके पास अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, जैसे सपोज CH3 है, तो ये वाया हाइपर कॉन्जुगेशन करता है और इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरा लिखता है ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजेंस एक्टिवेट द रिंग, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, है ना, वाया रेजोनेंस। जबकि अगर आपके पास हैलोजन जो होता है, तो हैलोजन जो है हम लोग जानते हैं ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता है लेकिन इसका -I ज़्यादा डोमिनेट करता है, और -I डोमिनेट करने की वजह से ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग में कंसिडर किया जाता है। किसमें कंसिडर किया जाता है, डीएक्टिवेटिंग में। हालांकि ये वीकली डीएक्टिवेटिंग में होता है और थोड़ा बहुत प्लस एम शो करने की वजह से ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो उसके प्लस एम नेचर की वजह से क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा, और -I स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग में कंसिडर किया जाता है। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल क्या है, आपका सही है। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, आपके पास मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जितने भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये भी बात बिल्कुल सही है, और इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो आप बोलोगे करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर आप देखोगे तो लिखा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस इज कन्वीनियंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए किया जाता है। तो हम लोग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं R है, C डबल बॉन्ड OH है ना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, KOH या NaOH, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो ट्रिक क्या निकल के आती है अपने पास, है ना। जल्दी से अगर क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन ये निकल जाएगा, इसका बन जाएगा फ्री रेडिकल, और इसी का फ्री रेडिकल एक दूसरे R के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के कंबाइन होके क्या बना लेता है, RR बना लेता है। क्या बना लेता है, RR, यानी एक सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो आप बोलो क्या इससे मीथेन बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन किससे बना सकते हैं, हम लोग सोडा लाइम प्रोसेस से बना सकते हैं, इससे तो नहीं बना सकते। तो आप क्या बोलोगे, मीथेन बन सकता है क्या, नहीं बना सकते। सिमेट्रिकल अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही बात है, हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 52।
तो क्वेश्चन नंबर 52 में अगर आपसे पूछा है देखेंगे तो पूछा है द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन जो देता है वो क्या देता है आपका एसाइल क्लोराइड, है ना। उसके बाद एसाइल क्लोराइड के बाद कौन देता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड के बाद जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है एस्टर की, और सबसे लोएस्ट जो होता है वो किसका होता है अमाइड का। तो हम लोग देखेंगे ये आंसर कौन सा है। तो आप देखोगे इस आंसर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास है साइक्लोहेक्सानॉल, और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं PCC। तो PCC क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, किसमें कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। और फिर इसमें हम लोगों ने डाला डाइल्यूटेड NaOH और हीट। तो अगर आप देखोगे डाइल्यूटेड NaOH है और हीट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपके दिमाग में कौन सा रिएक्शन आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आ रहा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो तो फिर कैसे होगा मैकेनिज्म, थोड़ा हम लोग मैकेनिज्म पे चलें। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अपने पास एक ये है और दूसरा जो है उससे अल्फा हाइड्रोजन अगर निकाल दें तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव। यही नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये कहाँ आएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, तो इस पर क्या आ जाएगा O पे नेगेटिव, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, मीडियम एसिडिक, आपका वाटर जो रिलीज हुआ था इस रिएक्शन में वो वाटर से H+ मिलेगा अपने को, है ना। और H+ से यहाँ क्या आ जाएगा OH, और कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हीट है, तो हीट है तो क्या हो जाएगा आपके पास एलिमिनेशन, कौन से मैकेनिज्म से, E1CB से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H, तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे इस तरह का मिलता जुलता कंपाउंड कौन सा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल था, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाला, न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, O पे माइनस आया, और इसके पहले जो प्रोसेस था उससे वाटर रिलीज हुई थी, तो वहाँ से अपने को H+ मिल जाएगा, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हीट है तो E1CB मैकेनिज्म से OH और H यहाँ से निकलेगा, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस वजह से इधर से H+ निकला है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन अपना सी निकल के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे तो आपके पास दिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ नेम रिएक्शन, पूछा है करेक्ट सेट ऑफ नेम रिएक्शन क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया आपके पास, ऐसा एल्डिहाइड है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, OH- और हीट है, तो आप क्या बोलोगे ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन लिखा है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है। तो आप देखोगे बिल्कुल सही है, आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास है इस तरीके से दिया है CHO, और इसमें आपको क्या डाला है OH- और हीट, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसी का एक बार आप क्या बनाओगे एसिड सॉल्ट, है ना, CO- Na+, और इसी का एक बार क्या बन जाएगा अल्कोहल। यानी ये कौन सा रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। यानी ये बिल्कुल अपना क्या है, ये सही लिखा हुआ है ना। उसके बाद फिर अपने पास जैसे अपने नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, जो एल्डोल कंडेंसेशन है, और ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था, वही सेम रिएक्शन है ये, और ये क्या है आपका, ये भी बिल्कुल सही है दिया हुआ, क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन है और NaOH और हीट है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इधर आएंगे अपन देखेंगे तो आपके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, Cl2 रेड फॉस्फोरस है, तो कहाँ होगा अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, तो आप क्या बोलोगे ये अल्फा पे है, तो अल्फा पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेड फॉस्फोरस है और क्या है क्लोरीन है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन है, तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे CH पे कौन आ जाएगा Cl, और इधर आपका COOH है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं HVZ रिएक्शन बोलते हैं, यानी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अपने पास ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। लास्ट रिएक्शन है आपके पास अमाइड है, अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर सारे के सारे जो है ये बिल्कुल क्या है आपके पास सही है ना। Br2KOH, तो ट्रिक क्या होती है, यहाँ से CO निकाल दो और आपका यहाँ पर NH2 जाके जुड़ जाएगा, NH2 यहाँ पे जाके आपका जुड़ जाएगा,
तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है और वही लिखा भी है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आपका डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 55। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है फॉस्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा यानी PCl3 एंड PCl5 राइट आर प्रेफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड, आर प्रेफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड। ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। SOCl2 तो बहुत प्योर क्लोरो अल्कीन बनाने में काम आता है, क्योंकि उससे जो मिलता है वो है SO2 और मिलता है Cl, और दोनों के दोनों वोलेटाइल होते हैं, निकल लेते हैं, तो बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं है। तो प्योरिटी और ईल्ड बहुत अच्छा होता है, यानी ये बात बिल्कुल गलत है, यानी असर्शन जो लाइन लिखा है वो गलत लिखा है और लिखता है फॉस्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर अल्काइल हाइड ना, फॉस्फोरस क्लोराइड प्योर अल्काइल हाइड नहीं मिलता है, थायोनिल क्लोराइड से मिलता है। इसमें तो बाय प्रोडक्ट मिलता है फॉस्फोरस क्लोराइड में, है ना। तो आप क्या बोलोगे, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है एक कंपाउंड X इज एसिडिक। अब एसिडिक है तो भाई ये ज़्यादा एसिडिक है इन सब में से, क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, तो अपने पास दिमाग में तो पहले ही ज़्यादा है कि अगर एसिडिक की बात किया है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये दिमाग में आएगा। फिर बोलता भी है एंड इट इज सॉल्युबल इन NaOH, यानी NaOH के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या ये अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करता है? नहीं करता, मेटल के साथ करता है भाई वो। तो क्या होगा, अपने पास ऑप्शन एक ही बचता है बी। तो आंसर तो यहीं से समझ में आ चुका है अपने को, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। बोल रहा है इनसॉल्युबल इन NaHCO3, बिल्कुल बाइकार्बोनेट के साथ इतना भी एसिडिक नहीं होता फिनॉल की बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। और फिर बोल रहा है X गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इसमें क्या डालते हो, ऐसा FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन में डालते हो इसको, तो एक वायलेट कलर का आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ। तो आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से सर, बी जो है वो फिनॉल निकल के आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन आप पहले ही ढूंढ चुके थे, आपको इतना चेक करने का मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि पहले ही लिख दिया है NaOH के साथ रिएक्ट करता है और NaCO3 के साथ नहीं करता है, और वो इकलौता यहाँ पर आपके पास कौन है, फिनॉल ही है। तो आपका आंसर यहीं पे हो जाना चाहिए था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 57 में असर्शन बोला है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। मिथाइल फिनाइल ईथर यानी CH3O और फिर इधर बेंजीन, ये हम लोग विलियमसन से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाना आसान है, हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसा ले लो CH3Br और इधर ले लो सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप यहाँ से O Na+ लोगे तो ये इस पर अटैक करके यहाँ से इसको निकाल देगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये है कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपके पास लिखता है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड है। अच्छा, ये तो असर्शन हो गया अपना। रीजन ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम मेथॉक्साइड, बोल रहा है ब्रोमोबेंजीन अगर ले लें, हम ब्रोमोबेंजीन ले लें विथ सोडियम मेथॉक्साइड, तो बोल रहा है इससे बन पाएगा, इससे बन पाएगा, है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर। नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से तो होगा नो रिएक्शन, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो हम लोग ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे तो इसमें अपने पास दिया है स्टेटमेंट 1, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। हाइड्रोकार्बन से और ईथर से क्या होता है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है ये क्या बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से इनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन ईथर के केस में क्या होता है, वीक डाइपोल डाइपोल जनरेट कर पाता है, क्योंकि आर जो है वो अल्काइल पार्ट जो है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल जनरेट नहीं कर पाता है। जबकि एल्केन में तो आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस होगा, तो इन दोनों का इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ये बिल्कुल सही, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर हम लोग देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन
देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मासेस, यानी उसका मोलिकुलर मास सिमिलर है अगर जिसका एल्डिहाइड और कीटोन से, उसका क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा एल्कोहल से। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एल्कोहल लेते हो तो एल्कोहल में आपस में क्या हो रहा है आपके पास, एल्कोहल में जो है आपके पास वो इस तरीके से यहाँ पर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये क्या शो करेगा, एच बॉन्डिंग शो करेगा। और एच बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है आपके पास किसके, तो डाइपोल डाइपोल से, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल क्या है, सही है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग, कैन बी सेपरेटेड यूजिंग, क्या सेपरेट कैसे करेंगे, तो लिखा है पहला, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर है तो हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ना देके पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड दे दिया है, तो आप उससे भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें सल्फोनिल क्लोराइड और बेंजीन वाला पार्ट तो है ही, बाकी जो है क्लोरोफॉर्म NaOH ना, वहाँ से नहीं कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे कन्फ्यूज मत हो जाएगा, सल्फोनिल क्लोराइड नहीं लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एसिटाइलामाइड भी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो 59 का ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपके पास क्या है, ग्लूकोज का रिएक्शन दिया है टॉलिंस रिएजेंट के साथ, तो हम लोग जानते हैं क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ब्रोमीन वाटर के साथ भी क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पर सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, सैकेरिक एसिड। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एंड सैकेरिक। तो ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एंड सैकेरिक, ऑप्शन नंबर ए ये जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपसे पूछा है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपके पास है 2s2s, आपके पास है 2s2p, आपके पास है 2s2p, 2s2p, और आपके पास है 2p2p, और आपके पास है 3s3s। तो हम लोग जानते हैं कि जितना क्या होगा, साइज छोटा होगा उतनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पी की ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होती है ना, तो आप बोलोगे क्या होगा वहाँ पर कि सबसे पहले पीपी ढूंढेंगे अपन, फिर एसपी होगा, और फिर क्या होगा, एसएस होगा। जब भी आप ढूंढोगे तो आपको क्या ढूंढना होगा कि सबसे अच्छी ओवरलैपिंग पीपी की, फिर एसपी की, और सबसे कम और घटिया ओवरलैपिंग एसएस की होती है। दूसरी चीज़ आप ढूंढोगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स produces effective overlapping, orbitals produces effective overlapping, effective overlapping। तो ये क्या करता है आपका, इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है। तो आप ढूंढोगे कि दोनों चीज़, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, पीपी किस में है, तो इसमें, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आपका, ये कौन सा था, थर्ड वाला था अपना, ये फोर्थ था, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आएगा कि सबसे ज़्यादा किसका होगा सर, पीपी यानी 3 का, क्योंकि 2 वाले यही 3 है। उसके बाद कौन हो जाएगा, एसपी, तो ये 2 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, एसएस 1 वाला, और सबसे लास्ट में इससे ज़्यादा लोअर एनर्जी देखना था, लोअर एनर्जी वाले देख लिए, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स देख लिए, अब उसके बाद हायर एनर्जी वाला देखेंगे तो आ जाएगा अपना लास्ट में 4। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 3 2 1 4। तो देख लेते हैं 3 2 1 4 किस में है, 3 2 1 4 जो है बी जो है अपना करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको 2 चीज़ों पर फोकस रखना था, एक इस ऑर्डर को याद रखिए और दूसरा याद रखिए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा है मॉलिकुलर शेप्स ऑफ SF4, CH4 एंड XeF4। तो आपको पता है SF4 और CH4 XeF4, जैसे मैं SF4 की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, SF4 में क्या हो जाएगा सर, तो SF4 में हो जाता है V + M + A - C/2 लगाओगे, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ बाकी NTS के वीडियोज़ में भी, है ना। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, 6 + 4/2, यानी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और 5 आएगी तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो 4 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर 4 होगा और लोन पेयर 1 हो जाएगा, तो लोन पेयर 1 हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो इसमें, अगर आप ज्योमेट्री अगर देखना चाहो तो मैं बना भी देता हूँ। ऐसा 4 में क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा बनाओ, लोन पेयर 1 है तो 1 यहाँ लगाएंगे, है ना, और फिर बाकी जगह क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी इसका कैसा आ जाएगा, C100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C100 आ जाएगा, C100 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, CF4 है। तो CF4 मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, ये 4 + 4/4
4 + 4 बाय आपके पास 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 4 आएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर आपका 4 है, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, कुछ बचा नहीं, तो लोन पेयर क्या हो गया 0। ये तो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल निकल के आ जाएगा। वही XeF4 की बात करें तो XeF4 में xenon 8, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, तो फ्लोरीन 4 है, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 2। तो आप बोलोगे सर कैसा दिखेगा, तो हम लोग जानते हैं कैसा दिखता है, स्क्वायर प्लेनर दिखता है। कैसा दिखता है, स्क्वायर प्लेनर दिखता है। यहाँ लोन पेयर है और इधर लोन पेयर है, बाकी क्या है, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि सेम सेम सेम, नहीं सेम तो नहीं है, सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, तो आप बोलोगे डिफरेंट वाला आंसर करना है, डिफरेंट करना है। लोन पेयर्स अपने पास कितने हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, और पिछले वाले में अपने पास कितना था, 1 था, तो 1 0 एंड 2, डिफरेंट विथ 1 0 एंड 2। तो आंसर जो है आपका, करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर एंड नॉन पोलर। पूछा प्लेनर भी है और नॉन पोलर भी है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, चेक करो प्लेनर है या नहीं। दूसरा पोलर चेक करने के लिए आप डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट चेक कर लो। तो आप बोलोगे XeO4, XeO4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो अगर हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें तो इस तरीके का टेट्राहेड्रल होगा। ये तो नॉन प्लेनर है ना, आपको बोला है प्लेनर, तो आप यहीं पे छोड़ दो, इसका डाइपोल चेक भी नहीं करो। वैसे भी इसका नेट डाइपोल क्या आएगा, म्यू नेट जो है वो आपका 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, SF4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो SF4 अभी हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ लोन पेयर था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या ये सेम प्लेन में है, नहीं, यहाँ भी सेम प्लेन में नहीं है, प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है, और ये तीनों सेम प्लेन में है। तो आप ये भी क्या बोलोगे, ये भी तो सर कैसा है, नॉन प्लेनर है, तो इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालोगे तो इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इन तीनों का नेट कुछ ना कुछ आएगा, यानी इसका म्यूनेट जो है ये नॉन ज़ीरो होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा, यानी ये कैसा होगा, आपके पास पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पोलर। लेकिन पोलर तो है, लेकिन कैसा है, नॉन प्लेनर, इसलिए आंसर नहीं होगा। लेकिन XeF4 की बात करें तो अभी XeF4 हम लोगों ने देखा था, ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। नाम में ही इसके क्या है, स्क्वायर प्लेनर लगा हुआ है। और इसमें अगर आप क्या करोगे, ऐसा फ्लोरीन लगाते हो, क्या लगाते हो, फ्लोरीन लगाते हो, तो आप बोलोगे सर इसका जो डाइपोल होगा वो कैसा आएगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ आएगा, है ना, इसमें फ्लोरीन की तरफ आएगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ आएगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसल्स ईच अदर। तो इसका म्यूनेट जो है वो क्या आ जाएगा, इसका म्यूनेट 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और कैसा है, साथ में प्लेनर भी है। तो यही तो चाहिए था, प्लेनर प्लस नॉन पोलर इज इक्वल टू आपका आंसर। तो आप बोलोगे सर आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आपको लास्ट वाला भी चेक कर देता हूँ, CF4 भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो आप टेट्राहेड्रल बनाओगे तो वैसे भी हम लोग को पता है टेट्राहेड्रल में चारों एटम सेम प्लेन में नहीं होते हैं, 3 एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। 3 एटम्स क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। एक एटम क्या होता है, प्लेन से अंदर की तरफ, और एक एटम क्या होता है, ऐसा प्लेन से बाहर की तरफ होता है ना, इस तरीके से होता है। तो ऐसे भी आपका ये आंसर नहीं होना था, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। हाँ, इसका म्यूनेट भी क्या आ जाएगा, आपका म्यूनेट अगर बात करो तो म्यूनेट इसका भी 0 आएगा, यानी ये भी नॉन पोलर होगा, लेकिन प्लेनर नहीं होगा, लेकिन प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा। इस वजह से इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, Hello everyone, welcome to chemistry video solutions of ANTS FP7 physical and inorganic chemistry part. So let's get started. हमारा पहला क्वेश्चन है 64. It says entropy of vaporization of water at 100 degrees Celsius if molar heat of vaporization is 9710 calorie per mole will be. तो एंट्रोपी चेंज के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन द केस ऑफ फेस चेंज, डेल्टा एस वेपराइजेशन जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में हमें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है, तो विल पुट द वैल्यूज। तो ये बन जाएगा 9710 कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय द बॉइलिंग पॉइंट इन। तो टेम्परेचर हमें दिया है
100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कितना है ये 373 केल्विन। तो बस ये हमारा आंसर होगा सॉल्व करने पे। दिस कम्स आउट टू बी नियरली 26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यही हमारा आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शंस में आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। Next question is 65. It says in an irreversible process the value of delta S system plus delta S surrounding is। तो second law of thermodynamics का statement ये है कि in an irreversible or spontaneous process the entropy of universe increases। इसका मतलब in an irreversible process total entropy change of universe is positive और delta S universe is actually डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66. इट सेज 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done will be। so total work done का फॉर्मूला हमें पता है, it is equal to minus integral P external dV। और क्योंकि यहां पे दिया है द गैस एक्सपैंड्स इनटू वैक्यूम, इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस एंटायर वैल्यू बिकम्स 0। वर्क डन इज 0। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67. इट सेज व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन व्हिच विल फ्रीज एट -10 डिग्री सेल्सियस। सो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है -10 डिग्री सेल्सियस और हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट दिस इज वी टेक एज 0 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ वी कैन फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF क्या होता है? डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो डेल्टा TF है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ये 10 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू KF इंटू M, where I is the want-off factor, KF is the cryoscopic constant and M is the molality। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं मोलालिटी M। तो डेल्टा TF निकाल लिया हमने 10 है इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास C2H5OH का सॉल्यूशन है और C2H5OH ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर I कितना है 1। सो I इज 1 और KF का वैल्यू हमें दिया है 1.86 इनटू मोलालिटी। तो यहां से मिलेगा हमें मोलालिटी M इज इक्वल टू 10 बाई 1.86 and this is approximately equal to 5.3। so given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.3 मोलल। next question is 68. it says if initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction the time taken for half the reaction to complete। so हमें पता है in a zero order reaction the half life का फॉर्मूला क्या होता है? तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है A0 बाई 2K, जहां पे A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे वी कैन क्लियरली सी कि जो हाफ लाइफ है फॉर जीरो ऑर्डर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 कर देंगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट it will also become 1/4। so given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C becomes 1/4। next question is 69. इस क्वेश्चन में हमें given reaction N2 plus 3H2 forming 2NH3 इसके लिए dNH3/dt इसका मतलब है rate of appearance of ammonia, इसकी वैल्यू दी है और पूछा है the value of -dH2/dt मतलब कि rate of disappearance of H2। so rate of disappearance और rate of appearance के बीच में रिलेशन होता है rate of disappearance of H2 divided by stoichiometric coefficient of H2 कितना है 3। this is equal to rate of appearance
ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया 2। सो यहां से मिल जाएगा हमें -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। सो यहां से मिलेगा हमें, जो हमें निकालना है, -dH2/dt इज एक्चुअली इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ dNH3/dt, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। इट सेज द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम फ्यूज्ड Al2SO4 होल थ्राइस इज। सो एल्यूमिनियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें डिपॉजिट करवाना है एल्यूमिनियम, तो इस केस में कैथोड की रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम 3+ आयन जो मिलेगा हमें एल्यूमिनियम सल्फेट से +3 इलेक्ट्रॉन, और ये डिपॉजिट करेगा एल्यूमिनियम सॉलिड एट द कैथोड। तो इस रिएक्शन के लिए वी कैन सी जो वैलेंसी फैक्टर होगा या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं 3 है। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे हमारे पास इक्वेशन आती है द वेट या मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू E/96500 इनटू चार्ज Q, जहां पे E है इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से मिलेगा हमें निकालना है चार्ज, सो यहां से मिलेगा Q इज इक्वल टू W × 96500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां से मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू W, वेट कितना दिया है 40.5, सो 40.5 × 96500 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक मास कितना है 27 और वैलेंसी फैक्टर कितना था 3। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आती है 4.34 × 10⁵ कूलम्स। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज द चार्ज रिक्वायर्ड। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सेल रिएक्शन दिया है और हमें उसका निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर E0 सेल निकालना है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और वी कैन से SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। सो कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी Fe2+ से Fe, ठीक है, ये रिएक्शन होगी कैथोड पे, ठीक। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। सो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी Sn से Sn2+, ठीक है। तो E0 कैथोड बन जाएगा E0 Fe2+ टू Fe माइनस E0 एनोड SRP ऑफ एनोड, तो क्या होगा ये E0 Sn2+ Sn। अब SRP ऑफ आयरन Fe2+ हमें कितना दिया है, हमें दिया है -0.44 माइनस E0 ऑफ Sn2+ टू Sn, ये कितना दिया है हमें -0.14। सो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सो दिस विल बी -0.44 प्लस 0.14 वोल्ट, और ये बन जाएगा -0.3 वोल्ट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। इस क्वेश्चन में हमें कुछ हाफ रिएक्शंस दी हैं और उनकी SRP की वैल्यू दी है और पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पता है लोअर इज द SRP, या SRP जितना कम होता है रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि SRP जितना नेगेटिव है, जिसका SRP सबसे नेगेटिव होगा, इट विल हैव द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो गिवन SRP वैल्यूज में लोवेस्ट वैल्यू या सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी है, जिंक के लिए है -0.762 वोल्ट। इसका मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी ऑप्शन सी, जिंक। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। इट सेज व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COEN2Cl2। तो हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स
formed by the metal, तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? तो इसमें हमारे पास 2 ईयन लिगेंड है इथाइलिन डायमीन, और एक ईयन लिगेंड इथाइलिन डायमीन ये बनाता है 2 बॉन्ड, क्योंकि ये कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड, इसका डेंसिटी है 2। प्लस हमारे पास 2 Cl- लिगेंड है या क्लोराइडो लिगेंड है, और क्लोराइडो लिगेंड कैसा है? इट इज मोनोडेंटेट, इसका मतलब कि एक Cl- एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 × 1, तो इतने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, तो यही है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कितना है? 4 + 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। इट सेज which of the following will have greatest molar conductance at infinite dilution। तो हमें यह पता है कि जिसका एक मोल सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उसकी मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट होगी। सो मोर द नंबर ऑफ आयंस हायर विल बी द मोलर कंडक्टेंस। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है विच इज Pt NH3 Cl Cl3, तो सॉल्यूशन में जब ये डिसोसिएट होगा तो इसका एक मोल कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, Pt NH3 Cl प्लस, और साथ में मिलेंगे हमें 3 Cl-। इसका मतलब एक मोल से हमें टोटल कितने मोल आयंस मिलेंगे? 1 + 3 4 मोल आयंस। अगर इसका एक मोल है तो हमें मिलेंगे इसके 4 मोल आयंस। सिमिलरली जो ऑप्शन बी है इसमें मिलेंगे हमें 1 + 2 3 मोल आयंस। तो ऑप्शन ए में 4 मोल आयंस, ऑप्शन बी में 3 मोल आयंस। ऑप्शन सी ये तो आयनाइज ही नहीं होगा, तो इसमें हमें कोई आयन नहीं मिलेगा। और जो ऑप्शन डी है यहां कितने मिलेंगे? 1 + 4 5 मोल आयंस। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस कहां मिल रहे हैं हमें? ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस भी हाईएस्ट किसका होगा? ऑप्शन डी का होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, it will have the greatest molar conductance at infinite dilution। next question is 75। तो ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन क्या है? तो मान लो हमारे पास ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो M है हमारा सेंट्रल एटम और ये ABCD क्या है? लिगेंड्स हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हर बॉन्ड एंगल बराबर है, कितना है? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, और सारे बॉन्ड एंगल बराबर है। इसका मतलब A का D या A का C दोनों के साथ जो रिलेटिव पोजीशन है वो सेम है। ठीक है, और अगर हम इनकी पोजीशंस की, लिगेंड की पोजीशंस को एक्सचेंज भी करेंगे तो इनका आपस में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, रिलेटिव पोजीशन सेम है और वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखते हैं ये कौन सा वाला ऑप्शन है। तो ये दिया है ऑप्शन डी में, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में दिए कंपाउंड्स को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो पहला कंपाउंड लिस्ट 1 में दिया है अमोनिया NH3, तो लिस्ट 2 से इसे मैच करना है। सो अमोनिया का हमें पता है नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है? -3। सो ये अपने लोवेस्ट स्टेट में है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, बट नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब अमोनिया विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यस, अमोनिया इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो 1 जो मैच करेगा वो मैच करेगा लिस्ट 2 में नंबर 2 रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड क्या दिया है? सेकेंड दिया है हमें नाइट्रिक एसिड HNO3। अब नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन किस में है? +5 में है। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो सकता है एंड नाइट्रिक एसिड विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब HNO3 मैचेस विथ नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
फिर थर्ड हमें दिया है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमें याद रखना है कि ये एक ब्राउन कलर्ड गैस होती है, इसका मतलब 3 मैचेस विथ 4। और उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 N2O, दिस इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो इट मैचेस विथ नंबर 1 लाफिंग गैस। तो 1 मैचेस विथ 2, 2 मैचेस विथ 3, 3 मैचेस विथ 4 एंड 4 मैचेस विथ 1। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स दिए हैं, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स दिए हैं, और हमें देखना है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है। सो हमारे पास जो हाइड्राइड्स होंगे तो वो है H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। तो ये हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मोलर मास बढ़ेगा, तो वान डेर वाल्स फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा होगा H2Te का, उससे कम होगा H2Se का, उससे कम होगा H2S का, और इस ऑर्डर के हिसाब से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, H2O का होना चाहिए। लेकिन वाटर H2O में होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है सबसे ज्यादा। तो ये हमें ध्यान रखना है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, रीजन है H बॉन्डिंग, और बाकी सभी का ऑर्डर ये है। दिस इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। इट सेज covalency and oxidation numbers of nitrogen in N2O5 is respectively। so N2O5 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। तो कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो इस नाइट्रोजन एटम ने वी कैन सी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब कोवेलेंसी कितनी है, कोवेलेंसी इज 4। हर नाइट्रोजन एटम की कोवेलेंसी कितनी है, 4। और अब देखना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। तो N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X, एंड वी नो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो ये बन जाएगा, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 into X प्लस ऑक्सीजन के 5 एटम है और ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीशीज कितना है, 0। तो यहां से मिलेगा हमें X इज इक्वल टू +10/2 + 5। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, +5, और कोवेलेंसी कितना है, 4। इसका मतलब गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 and +5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। इट सेज आयरन इज रेंडर्ड पैसिव बाय ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि जब आयरन की रिएक्शन करवाते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, तो आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है विच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और वो फर्दर रिएक्शन को रोकती है आयरन और नाइट्रिक एसिड के बीच में। इसका मतलब इसके बाद आयरन बन जाता है अनरिएक्टिव, और वी कैन कॉल इट आयरन इज रेंडर्ड पैसिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। तो इसमें हमें एक रिएक्शन दिया है और हमें फाइंड करना है कि X कौन है। सो ये रिएक्शन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और ये हम लोग पढ़ते हैं इन D and F ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन वहां दिया है। तो जब K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो इसका हीटिंग इफेक्ट ये है, इट गिव्स K2CrO4 और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और साथ में बनता है Cr2O3। तो ये रिएक्शन याद रखनी है हमें, और गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। इट सेज group reagent for the precipitation of group 2 basic radicals for the qualitative analysis is। so basic radicals का मतलब cations। तो cations की qualitative analysis में group 2 के reagent कौन है ये पूछा है, और ये तो हमें याद ही होता है कि group 2 के reagents होते हैं dilute HCl plus H2S, ये हमें याद रखना है। और इस ग्रुप के जो cations हैं
वो प्रेसिपिटेट करते हैं एज सल्फाइड्स। ठीक है, तो ये है ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82। इट सेज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें पता है कि जब डी ब्लॉक के अंदर हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, लेकिन जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में आते हैं तो इसके जस्ट पहले लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f सबशेल, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबशेल फिल किए जाते हैं। और हमें पता है कि जो f इलेक्ट्रॉन होता है, f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी शील्डिंग बहुत ही खराब होती है, वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ती नहीं है। इनफैक्ट 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइज या रेडियस नियरली सेम होती है। और इसी की वजह से जैसे टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और हाफनियम है, सेम ग्रुप में है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो जब टाइटेनियम से जिरकोनियम पे आते हैं हम तो साइज बढ़ जाती है, लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम पे जब आते हैं तो साइज रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। इसका मतलब गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। इट सेज when 18 gram of glucose is dissolved in 180 gram of water, then the mole fraction of glucose is, so glucose होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 18 ग्राम और मोलर मास कितना है 180, कितना आ गया ये 1/10। सो ये है मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और फिर मोल्स ऑफ वाटर निकाल लें, मोल्स ऑफ वाटर H2O कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, वाटर का मास दिया है कितना 180 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18, तो ये आ गया 10। तो ये है मोल्स ऑफ वाटर, ये है मोल्स ऑफ ग्लूकोज और हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सो टोटल मोल्स क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने थे, ग्लूकोज के मोल्स थे 1/10, तो ये बन जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 और वाटर के मोल्स कितने थे, वाटर के मोल्स थे 10। सो ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी नियरली 0.0099। तो ये होगा हमारा आंसर। गिवन ऑप्शंस में आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is 84. It says from the complete decomposition of 20 grams of calcium carbonate CaCO3, the volume of CO2 obtained at STP is। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लें, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका मास दिया है 20 ग्राम और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो ये कितना आ गया 20 बाय और नीचे आ गया 100, दिस इज इक्वल टू 0.2 मोल। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल और इसे हम करेंगे हीट, करवाएंगे इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन। तो रिएक्शन क्या होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन ये है, हीट करने पे ये देगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CaCO3 के मोल्स कितने हैं 0.2 मोल, अभी कैलकुलेट किया था हमने। और अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करते तो बनता 1 मोल CO2। यहाँ पे कितना डिकम्पोज करवाया हमने 0.2 मोल, तो CO2 कितना बनेगा 0.2 मोल CO2 बन जाएगा। इतने मोल्स CO2 के रिलीज होंगे और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 मोल का वॉल्यूम एट STP कितना होता है 22.4, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4.48 लीटर्स। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
Next question is 85. It says the oxidation state of oxygen in O2PtF6 is. तो हमारे पास given complex compound है O2PtF6. तो एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो है O2 प्लस एंड PtF6 माइनस. तो ध्यान रखना है हमें ये. और जो O2 प्लस है इसका मतलब दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज है, +1. तो एक ऑक्सीजन एटम पे एवरेज चार्ज कितना आएगा, +½ तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है कितना हो जाएगा, +½ सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, +½ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86. इट सेज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल व्हिच हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 0.1 नैनोमीटर इज. तो मैटर पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहाँ पे p है मोमेंटम एंड h है प्लैंक्स कांस्टेंट. तो हमें निकालना है मोमेंटम, सो p हो जाएगा h/लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा. तो वैल्यूज पुट करते हैं. सो मोमेंटम p इज इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट h कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 इन SI यूनिट डिवाइडेड बाय, और वेवलेंथ कितना दिया है 0.1 नैनोमीटर. तो SI यूनिट मीटर्स में कितना बन जाएगा 0.1 इंटू 10⁻9 मीटर. ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 6.62 इंटू 10⁻24 इन SI यूनिट विच इज kg मीटर पर सेकेंड. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. इट सेज द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन द ऑर्डर. तो हाइड्रोजन एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमें पता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n. सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करती है, और अगर n सेम है तो उस एनर्जी भी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. इसका मतलब 3s 3p 3d तीनों के लिए n की वैल्यू सेम है, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. ये एप्लीकेबल है किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. सिमिलरली 4s और 4p इनकी भी एनर्जी क्या होगी, इनकी भी एनर्जी सेम होगी. ठीक है, लेकिन हाँ अगर n बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है. इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन ये कम होगी किससे, 4s और 4p से. सो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. इट सेज फॉर अ p इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज. सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 h बार. ठीक है, जहां पे L क्या है, L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, L की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 h बार, और ये कितना बन गया 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 h बार. दिस इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89. इट सेज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 13 इज. तो सॉल्यूशन की pH दी है कितनी, 13. इसका मतलब जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, वो है 10⁻⁻13 मोलर. ये है H प्लस आयन की मोलारिटी. और हमें वॉल्यूम कितना दिया है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है 10 ml. तो लीटर्स में कितनी हो जाएगी, ये लीटर्स में बन जाएगी 10 इंटू 10⁻³ लीटर्स, मतलब कि ये कितना है 10⁻² लीटर. तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये है मोलारिटी ऑफ H प्लस आयंस. तो मोल्स क्या हो जाएंगे, सो मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयन के मोल क्या होंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. सो मोलारिटी कितनी है, मोलारिटी है 10⁻13 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स कितनी थी 10⁻². तो इतने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयन. ये आ गया 10⁻15 मोल. ये है मोल्स ऑफ H प्लस आयन. लेकिन हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयंस. तो नंबर ऑफ H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयंस ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 10⁻15 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, Na के बराबर. तो ये बन जाएगा 10⁻15 एंड एवोगैड्रोस नंबर वी कैन टेक एज 6.023
इंटू 10 टू दी पावर 23, तो ये बन जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 माइनस 15 8। तो ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90। इट सेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 300 if the volume of reaction flask is tripled the equilibrium constant is। तो किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वॉल्यूम ऑफ वेसल से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इवन इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन फ्लास्क इज ट्रिपल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना रहेगा 300 के बराबर। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन